नमस्कार सभी को। आप सबका इस द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम मेरिडियन कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से अपने RSCT का जो पूरा जो सिलेबस है उसका एक पूरा क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहे अंत तक के। इस क्लास के 2-3 पार्ट्स रहेंगे जिसमें पूरा अपने RSCT का जो पूरा सिलेबस है, इसमें थ्योरी वाला और प्रैक्टिकल वाला सारा इसमें इनबिल्ट है। तो आप सभी अच्छे से समझिए। RSCT का जो अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वहाँ से सभी देखो ध्यान से। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो अपना स्टार्ट होता है एक तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सबने जब कंप्यूटर का कोर्स करा है, जब आपने ऑफलाइन क्लासें ली है तो सबने पढ़ाई है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार परिणाम देता है। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है, आप सबको पता ही होगी। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जो अपने कंप्यूटर होते हैं, 3 प्रकार के अपने कंप्यूटर होते हैं। देखिए, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फिर आता है अपना एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। देखो, जो डिजिट यानी ये कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? अंकों पे, नंबर पे। यानी जो हम अपने घरों में, ऑफिस में जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो सब कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। और एक आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करता है? जिसकी जो प्रेशर है, लिक्विड है, ऐसे दाब, उन पे वर्क करता है। जिसकी अपने बाइक का जो मीटर होता है, ठीक है, पेट्रोल पंप का जो मीटर होता है, वो सब किस में आता है? अपना एनालॉग कंप्यूटर में। अब जब इन दोनों कंप्यूटर को जब मिला दिया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, तो एक तीसरा कंप्यूटर बनता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको आप ये कह सकते हो कि अपने जिसकी हॉस्पिटल में जो जितने कितने जो उपकरण हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में काम आने वाले, वो सब किस में आते हैं? अपने हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। अब अपने सिलेबस में एक तो इनका टाइप दे रखा है, और जो डिजिटल कंप्यूटर है उनके बारे में देखो। डिजिटल कंप्यूटर एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक आता है सुपर कंप्यूटर, एक आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, एक आता है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब देखो, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। देखो, इसका नाम ही क्या है? सुपर, ठीक है। सुपर मतलब ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, बहुत ही पावरफुल, ठीक है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। जो इनका यूज होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? वैज्ञानिक कार्यों में, ठीक है। वैज्ञानिक कार्यों में हमेशा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे कि अपने जो ये नासा में, इसरो में जब वो मिसाइल लॉन्चिंग होती है, तो वहाँ कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? हमेशा सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर साथ में अपने मौसम की जानकारी भी देते हैं और भूकंप की जानकारी भी देते हैं। वो सब कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। अब अगर इसमें ऐसा पूछा जाए कि भी सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर,
यानी वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, फिर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। देखो जब वर्ल्ड की बात आती है तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है CDC 6600, ठीक है, ये बना था आपके 1964 में, एक क्रय कंपनी है उसके द्वारा। उसके बाद में जो अपने भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, परम, और ये बना था अपने 1991 में, मेरे जन्म से एक साल पहले ये बन गया था। अगर देखो अपने सिलेबस में ही दे रखा है कि भाई सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का CDC 6600, परीक्षा में सवाल आ सकता है आपके। इसके बाद में अगर अपने इंडिया का पूछे कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो गया परम। इसके अलावा दूसरे देशों ने भी तो सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो देखो अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है IBM स्क्यूआ, IBM स्क्यूआ, ठीक है। और जो जापान का है, देखो जापान का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है फूजित्सु, इसमें देखो मेरा नाम भी आ रहा है फूजित्सु, फूजित्सु, ठीक है। अपना जो RSAT के सिलेबस में यही सब कुछ दे रखा है कि सबसे पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर और जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। देखो इसका नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा सुपर कंप्यूटर। वैज्ञानिक कार्यों में इसका यूज़ होता है, जो नासा है, इसरो है, वहाँ जो ये मिसाइल लॉन्चिंग होती है वहाँ पर हमेशा कौन सा कंप्यूटर काम आता है, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आता अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर होता है, जो बड़े प्रकार का जो बिजनेस होता है, ठीक है, बड़े प्रकार के जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए, सपोज करो जिसकी अगर हमारे के भी अगर 10th की मार्कशीट अगर कहीं पे गुम होती है तो हम वापस जो उसकी डुप्लीकेट निकलवाने के लिए कहाँ जाते हैं, अजमेर जाते हैं। अब अगर किसी ने 2 साल पहले 10th करी, या किसी ने 20 साल पहले 10th करी, या किसी ने 50 साल पहले 10th करी, तो वो सारा जो डेटा है वो कहाँ पर सेव है, अपना अजमेर जो बोर्ड ऑफिस है, तो वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम लिया जाता है, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम आता है, अपना मेन फ्रेम। और इसके लिए मतलब जो ना जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, शीतल मतलब ठंडा एनवायरनमेंट होना जरूरी है, ठीक है, यानी इसके रूम में AC का होना जरूरी है, वो होता है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है अपना मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर आकार में इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। इसका जो मुख्य जो यूज़ होता है ना, जैसे कि जो प्रोडक्शन वाले जितने भी जो बिजनेस होते हैं, प्रोडक्शन वाले जितने भी जो बिजनेस होते हैं उनमें मोस्टली कौन सा कंप्यूटर काम आता है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जो आपने अपनी कंप्यूटर क्लासों में जो आपने कंप्यूटर यूज़ किए थे, सीखे थे, यानी जो भी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, टैबलेट है, ये सब किस में आते हैं, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अपने घरों में, ऑफिसों में जो कंप्यूटर यूज आते हैं वो सब कौन से कंप्यूटर है, अपने माइक्रो कंप्यूटर। तो ये अपना एक पहला सा एक छोटा सा टॉपिक था, टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये सवाल काफ़ी बार आ चुका परीक्षा में कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को आपस में मिलाने से जो तीसरा कंप्यूटर बनता है उसका क्या नाम है, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो। सुपर कंप्यूटर का यूज़ वैज्ञानिक कार्यों में,
ठीक है, और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बड़े प्रकार के डेटा को सेव करने के लिए काम में आता है। मिनी कंप्यूटर, जिसका मोस्टली यूज प्रोडक्शन वाले जो भी बिजनेस होते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर आता है अपना माइक्रो कंप्यूटर, जो अपने घरों में ऑफिसों में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, अपने माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि अपना डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब किस में आते हैं, अपने माइक्रो कंप्यूटर में। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा अपना जो कंप्यूटर की जो विशेषता। देखो, आप इसको कंप्यूटर के लाभ भी बोल सकते हो और इसकी विशेषता भी बोल सकते हो। कंप्यूटर के लाभ और विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। देखो, सबसे पहली विशेषता इसकी नंबर 1 स्पीड, ठीक है। यानी कंप्यूटर का जो वर्क करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। यानी अगर लाखों नामों की अगर कोई लिस्ट है, ठीक है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम हमें चूज करना पड़ता है, तो कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में उस जो बहुत बड़ी लिस्ट होती है उसमें से उस नाम को सर्च कर लेता है। तो वो किस कारण होता है, उसकी स्पीड के कारण। सेकंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, देखो इसको हिंदी में लेते हैं हम गति। एक्यूरेसी, शुद्धता, यानी कंप्यूटर का परिणाम क्या होता है, शुद्ध। अब शुद्ध मतलब कैसे, जैसे कि हम अगर कैलकुलेशन करके 2+2, अब अगर ये 3 आता है तो मतलब कंप्यूटर का परिणाम क्या, अशुद्ध है, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, 4। जब 4 आता है तो मतलब अपना कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेट, यानी एकदम सही है, इसका परिणाम एग्जैक्ट सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसमें बहुत ही अधिक प्रकार का डेटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। उसके बाद आता है वर्साटिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विविधता। विविधता, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये परीक्षा में हजारों बार आ चुका है और लाखों बार और पूछा जाएगा, ठीक है, कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक से अधिक प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। तो वो कौन सी विशेषता है, वर्साटिलिटी, जो एक से अधिक प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, ये विशेषता। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है इस पे। और एक आता है अपना डिलीजेंसी। डिलीजेंस मतलब परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का मतलब क्या होता है कि भी हम कंप्यूटर को सुबह से शाम तक ऑन रखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। वो कौन सी इसकी विशेषता है, डिलीजेंस वाली, यानी कंप्यूटर को थकान महसूस नहीं होती है। ये हो गई इसकी मतलब इसकी विशेषता और इसके लाभ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप सबको पता ही है कि आजकल शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ होता है, अपने घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, रेलवे में, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो उसमें से देखो, सबसे पहला यूज इन होम। अपने घरों में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर, मतलब किस कार्य के लिए होता है। देखो, सबसे पहला होमवर्क फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूली बच्चों को जब होमवर्क करने होते हैं और कोई ऐसा कोई टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चे उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करके भी उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए भी, ठीक है। एक आता है नॉलेज के लिए भी। नॉलेज के लिए हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, ठीक है। ये तो हो गया अपने घरों में। नेक्स्ट यूज इन स्कूल्स। स्कूलों में कंप्यूटर का यूज कहाँ पर या किस कार्य के लिए होता है, स्मार्ट क्लास के लिए। स्मार्ट क्लास के लिए हो गया,
ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, और इसके बाद में रिसर्च और प्रोजेक्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। और नंबर 3, यूज इन बिजनेस। बिजनेस में किन किन कार्यों के लिए होता है? बिजनेस में देखो, एक तो आता है इनको कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक आता है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, एक आता है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब हर मतलब कंप्यूटर का यूज हर एक फील्ड में अलग अलग कार्यों के लिए होता है। कुछ अपने जो ये सिलेबस में दे रखे थे वो हमने पढ़े, ठीक है। अब देखो, ये तो नॉर्मल एक कंप्यूटर के प्रकार, इसके यूज और इसके जो लाभ वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप RSIT के पिछले साल के चाहे कोई भी पेपर देख लो उठाकर, ठीक है। ये जो टॉपिक है इनपुट और आउटपुट का, इस टॉपिक का क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आता है। आप चाहे बोलिए आज से 5 साल के कंटिन्यू जो पिछले ऑल पेपर देख लो, एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें इस टॉपिक का सवाल नहीं आया हुआ है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला। RSIT में तो इसका सवाल फिक्स है। उसके बाद में अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी इस टॉपिक के सवाल 100% आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको विस्तार से। देखो इनपुट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनपुट। इनका मतलब क्या होता है? अंदर, यानी वे कौन से डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा हम इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करवाते हैं वो कौन से डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनके द्वारा डेटा को सिस्टम में इंसर्ट करवाया जाता है, इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेटा आपका नाम हो सकता है, डेटा मेरा नाम हो सकता है, डेटा कोई फोटो हो सकती है, डेटा कोई वीडियो हो सकता है, डेटा कोई अपना कोई फाइल हो सकती है, ठीक है। कुछ भी, वो सब क्या होते हैं? अपने डेटा। अब डेटा को कंप्यूटर में आप कैसे इंसर्ट करोगे, किन के द्वारा इंसर्ट करोगे, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे? अपने इनपुट डिवाइस। अब देखो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है। कीबोर्ड का यूज टेक्स्ट एंटर करने के लिए आता है, ठीक है। स्कैनर का यूज किसी भी फाइल को या कोई फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए। अब देखो इसमें माउस भी आता है, लेकिन इसमें जो माउस वगैरह है उनको एक अलग कैटेगरी दी है, उसको बोला है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस आ गया अपना, ठीक है, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब किस में है? तो ये भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। लेकिन ये इनपुट डिवाइस में एक टॉपिक आता है पॉइंटिंग डिवाइस वाला, उसमें ये सब आता है। देखो जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का मुख्यतः यूज कहां पर होता है? कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। ध्यान रखना, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में गेम, एक चीज थोड़ा इधर लिखते हैं इसको, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है? जॉयस्टिक। इसके अलावा
और कौन कौन से अपने इनपुट डिवाइस होते हैं, देखो। इसके द्वारा देखो, एक आता है बीसीआर, ठीक है। बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर, ठीक है। एक आता है बीसीआर के बाद में ओएमआर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। एक आता है ओसीआर, इसको थोड़ा सा, ये मैंने ओसीआर वाला लिख दिया इसमें, देखो इसमें यहाँ चेंज कर देता था ना जल्दी जल्दी में। ओसीआर है ना, ऑप्टिकल करैक्टर, और ओएमआर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक आता है एमआईसीआर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। एक आता है मिडी, MIDI, मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखो अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना, मैं इसका यहां लिख देता हूं आगे, जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। देखो जो बार कोड है, ठीक है, आप कोई भी जैसे किसी मॉल में जाते हो, वहां से अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हो, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे जब उसका जहां पर उसकी जो अमाउंट लिखी होती है, ठीक है, उस अमाउंट के पास में देखो ऐसी लाइनें बनी हुई होती है, एक बॉक्स के अंदर ऐसी खूब सारी ऐसी लाइनें बनी हुई होती है, ठीक है। और इन लाइनों के नीचे कुछ ऐसे कोड दे रखे होते हैं। तो जो ये लाइनें जो होती है ना, इनको बोलते हैं बार कोड, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन बार कोड को स्कैन करने के लिए जो एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो इन बार कोड पे एक लाइट डालता है, और जैसी लाइट इन बार कोड पे जाती है तो उस आइटम की जो भी सारी जो डिटेल होती है वो कहाँ चले जाती है, कंप्यूटर के अंदर। तो एक बीसीआर क्या हुआ अपना, एक इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, देखो अब जैसे कि आज के टाइम में, जैसे कि अगर आपको मोबाइल में कुछ टाइप करना होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि एक जो अपना एक स्पीच वाला जो एक फंक्शन होता है, आपको अगर कोई भी चीज़ टाइप करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि भाई जो चीज़ टाइप करनी होती है उसको अपना फ़ोन में जो वो स्पीकर ऑन करके हम उसको बोलते हैं। जैसे ही बोलते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक टाइप होने लग जाती है। अब ये तो हुई आज की बात। पहले क्या होता था कि ऐसा कोई फीचर्स नहीं था, तो एक जैसा पेन ही हुआ करता था जिसके आगे से लाइट लगा करती थी, ठीक है। इस लाइट को आप जिस अक्षर पे ऐसे घुमाते थे वो अक्षर धीरे धीरे कंप्यूटर में टाइप होने लगते थे, ठीक है। तो वो था अपना ओसीआर, जो क्या करता है, अक्षरों को रीड करके उनको कंप्यूटर में इंसर्ट करवाता था। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, यानी देखो जो ओएमआर शीट होती है, जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अपने जो आरएससीटी का जो भी ये एग्जाम होगा, तो उसका जो आंसर है वो आपको ओएमआर बेस पे देना होगा, ठीक है। उस ओएमआर शीट को कोई ऐसा हाथ से चेक नहीं करता कि ये भी राइट वो भी राइट, वो एक मशीन से चेक होती है, और वो मशीन क्या करती है, ऑप्टिकल मार्क को रीड करती है। ऑप्टिकल मार्क का मतलब क्या होता है कि वे मार्क जो पेन या पेंसिल से बने होते हैं। आप ओएमआर शीट को पेन या पेंसिल से ही बनाते हो, ठीक, मतलब उसको पेन या पेंसिल से ही आप उसको फिल करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एमआईसीआर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। इसका मोस्टली यूज कहां पर होता है, बैंकों में, बैंक में उपयोगी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ऑप्शंस आते हैं जैसे कि ये दे रखे अ ब स द, ठीक है, कि निम्न में से बैंकिंग में यूज होता है या बैंकिंग कार्यों में यूज होता है। तो बैंकिंग कार्यों के लिए कौन सा डिवाइस काम आता है? MICR, ठीक है। उसके बाद आता है मिडी, यानी जो म्यूजिकल जो डिवाइस होते हैं और जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? अपने मिडी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अपने हुए इनपुट डिवाइस। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आजकल क्या है, थोड़ा सा नया ट्रेंड, यानी जहां ये रीडर वर्ड हमने यूज किया है, ठीक है, रीडर की जगह एक दूसरा वर्ड भी आता है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, आप जहां जहां हमने रीडर वर्ड यूज किया, देखो इसकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, आप रीडर की जगह आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखना, रिकॉग्निशन, ठीक है। परीक्षा में अगर रीडर नहीं आकर ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि अभी जैसे कि BCR OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन आएगा, तो इन दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। रीडर की जगह ये वर्ड भी यूज होने लगा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये तो सब क्या हुए अपने इनपुट डिवाइस। हमने क्या किया, डेटा को कंप्यूटर में डाल दिया, डेटा को कंप्यूटर में डाल दिया। अब क्या करना है, डेटा को वापस बाहर निकालना है। इसमें देखो एक चीज और भी आती है इसकी, आपने सुना होगा वेब कैमरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, हाँ, वेब कैम भी किस में आता है? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डेटा का तो इंसर्ट कर दिया हमने इनपुट डिवाइस के द्वारा, अब वापस डेटा को बाहर निकालना है। आप डेटा को वापस बाहर कैसे निकालोगे, उनके लिए काम में आता अपना आउटपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर से डेटा प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकाला जाता है, वो कौन से डिवाइस कहलाते हैं? अपने आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हाँ, यहां लिख रहा हूं मैं, वे डिवाइस जिनसे कंप्यूटर से डेटा प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से होते हैं आउटपुट डिवाइस? देखो सबसे पहला आता है अपना मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर से जो आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ध्यान रखना, फॉर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। काफी बार सवाल आता है कि मॉनिटर से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो किस प्रकार का आउटपुट होता है, तो वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो हमें मॉनिटर से मिलता है, ठीक है। अब देखो मॉनिटर भी इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक आता है CRT वाला मॉनिटर, ठीक है, एक आता है FPD मॉनिटर। देखो CRT यानी जो पुराने टाइम का जो से टीवी के आकार का जो मॉनिटर आता था, उस मॉनिटर को बोलते हैं CRT मॉनिटर। काफी बार ये इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछते हैं। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। फिर FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। FPD में आता है अपना LCD और LED, LCD और LED, ठीक है। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। और LED का लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। देखो जिस पे मैं टिक कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, LED LCD का पूरा नाम, ठीक है। खूब सारे ऐसे सवाल है, ठीक है, जो कहता है ना कि भी हजारों बार तो आ चुके और लाखों बार और भी आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो अपना यही है इसमें, ठीक है। ये तो अपना मॉनिटर, मॉनिटर से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो किस प्रकार का आउटपुट होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में मॉनिटर के बाद में
एक ले लेते हैं अपना स्पीकर, ठीक है। स्पीकर से कौन सा आउटपुट प्राप्त होता है? ऑडियो, फॉर ऑडियो आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में कहता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, ठीक है। क्या सर इसमें एक प्रिंटर भी तो आता है? बिल्कुल प्रिंटर आता है। प्रिंटर को थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो आउटपुट में मॉनिटर, जिसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर होता है एक तो सीआरटी टाइप का, एक आता है एफपीडी टाइप का। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब, एफपीडी का फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एफपीडी में आता है एलसीडी और एलईडी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इनका पूरा नाम एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। अब प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर से कैसा आउटपुट प्राप्त होता है? फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। ध्यान रखना, प्रिंटर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कौन सा आउटपुट होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। ये तो मतलब एक इसका नॉर्म। अब परीक्षा में सवाल आता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, प्रिंटर होते हैं अपने दो प्रकार के। फर्स्ट आता है अपना इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। सेकंड आता है नॉन इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कैसे दोनों में अंतर क्या? देखो पुराने टाइम में जितने भी जो प्रिंटर यूज होते थे, ठीक है, वो सब कौन से प्रिंटर थे? इंपैक्ट प्रिंटर। और आज जो वर्तमान में जो लेटेस्ट जो भी प्रिंटर यूज हो रहे हैं वो सब कौन से? अपने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। देखो अब इंपैक्ट में और प्रिंटर में कौन कौन होता है? देखो इंपैक्ट में एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। एक आता है डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। एक आता है चेन प्रिंटर, एक आता है ड्रम प्रिंटर। ये सब पुराने टाइप के प्रिंटर है। इनमें से जो डॉट मैट्रिक्स वाला जो प्रिंटर है ये आज भी वर्तमान में जितने भी जो मोस्टली जो सरकारी कार्यालय है पुराने टाइप में, ठीक है, वहां पर आज भी इनका यूज होता है। किसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब देखो इन प्रिंटर की एक खासियत क्या है कि ये प्रिंटिंग करते समय बहुत सारी मतलब आवाज करते हैं, लाउडली वर्क करते हैं, ठीक है। और इनमें प्रिंटिंग कार्य के लिए एक हैमर का यूज होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल आता है कि भी वे कौन से प्रिंटर है, ठीक है, जिनमें प्रिंटिंग कार्य के लिए हैमर का यूज होता है, तो वो कौन से है? अपने इंपैक्ट प्रिंटर है, जिसमें से नाम दे रखे हैं। देखो इनपुट डिवाइस अपने ये इंपैक्ट प्रिंटर के बाद में दूसरा आता है अपने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखो इनमें कौन कौन से आते हैं? देखो एक आता है इसमें अंदर लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बाद में एक आता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बाद में आता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के बाद में आता है अपना प्रोजेक्टर, सॉरी प्लॉटर, प्लॉटर। देखो जो लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, अगर जिसकी हमने अपने घर में ऑफिस में अगर एक ब्लैक एंड व्हाइट अगर प्रिंटर लिया है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। देखो लेजर प्रिंटर का जो एक मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है? सूखी स्याही पाउडर, ड्राई इंक पाउडर, ठीक है। ध्यान रखना लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का यूज होता है, ठीक है। और जो इसका यूज है कहाँ पर? अपने घरों में, ऑफिसों में इसका यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है, लेजर प्रिंटर का। इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, अब इंकजेट कौन से होते हैं? कि भी जो कलर प्रिंटर प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो कलर पेपर प्रिंट करते हैं। जैसे कि हम जब
हमारे जो पासपोर्ट साइज जो फोटो प्रिंट करवाते हैं तो वो कौन सा प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर होता है, जिनका आउटपुट कलर में होता है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर। अब देखो थर्मल प्रिंटर का यूज़ तो हमने नहीं करा, लेकिन इसको देखा है। जिसकी हम बसों में जब ट्रैवल करते हैं तो जो कंडक्टर साहब जो जो एक मशीन से जो एक टिकट फाड़ कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो मशीन होती है वो कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, एटीएम मशीन में जो वो पेमेंट की जो स्लिप ऑटोमेटिक जो प्रिंट होकर आती है वो कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। किसी होटल में रेस्टोरेंट में जब जैसे हम खाना खाने के लिए जाते हैं वहाँ जो बिल जनरेट होता है ऐसा पतला पतला, ठीक है, कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर। अब इसमें क्या विशेषता है कि इसमें एक विशेष पेपर का प्रयोग होता है, विशेष प्रकार के पेपर का यूज। ठीक है, देखो एक तो था जो अपना नॉर्मल जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है, विशेष प्रकार का मतलब एक तरफ से थोड़ा सा वो ऐसे लचीला मुलायम में से वो वाला पेपर होता है। ठीक है, और प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर का यूज़ देखो आपने देखे होंगे अपने गलियों में शहर में बड़े बड़े जो पोस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, यानी जो पोस्टर जो बनते हैं वो किस में प्रिंट होते हैं, प्लॉटर में। जो बड़े बड़े जो बैनर है, फ्लैक्स है, ठीक है, पोस्टर है, ये सब किस में प्रिंट होते हैं, प्लॉटर में। ठीक है, तो देखो ये एक अपना प्रिंटर का जो टॉपिक है साथ में, यानी प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिससे हार्ड कॉपी आउटपुट हमें प्राप्त होता है। दो होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पुराने ज़माने में जितने भी जो प्रिंटर काम में आते हैं वो सब कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इनकी जो विशेष बात क्या है कि भी ये प्रिंटिंग के दौरान बहुत आवाज़ करते हैं और प्रिंटिंग के लिए हैमर का यूज़ होता है। वर्तमान में जो प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी पूरे साइलेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार की इंक यूज़ होती है, सूखी स्याही पाउडर, ड्राई इंक पाउडर का यूज़ होता है। उसके बाद में इंकजेट जो कलर प्रिंट करता है। थर्मल प्रिंटर जिसमें एक विशेष प्रकार के पेपर का यूज़ होता है। प्लॉटर, ठीक है, जो बैनर है, फ्लेक्स है, पोस्टर बनाने में काम आता है। अब देखो अब अगर इसमें अगर ऐसा सवाल आता है कि इन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट किसकी है, तो वो है किसकी, प्लॉटर की। ठीक है, प्लॉटर की जो प्रिंटिंग जो क्वालिटी है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता की जो प्रिंटिंग वो किससे होती है, प्लॉटर की, ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो प्रिंटर होता है, ठीक है, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर की गति प्रिंटर की जो गति वो किस में मापी जाती है, पीपीएम, पेपर पर मिनट, ध्यान रखना। ठीक है, और जो इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, वो किस में नापी जाती है, डीपीआई, ठीक है, डॉट पर इंच, ध्यान रखना। ठीक है, प्रिंटर की जो गति है वो पीपीएम और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो किस में नापी जाती है, डीपीएम, डॉट पर इंच में। ठीक है, ये अपना इनपुट आउटपुट वाला भी टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेमोरी का। देखो मेमोरी सबके पास मतलब सभी जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अपने मोबाइल की भी एक मेमोरी है। ठीक है, किसी की 32 GB है, किसी की 64 GB है, किसी की 128 GB है। ठीक है, अब मेमोरी होता क्या है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जस्ट एक लोकेशन, मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार की लोकेशन, यानी ऐसी लोकेशन जहां पर डेटा सेव होता है, जहां पर क्या होता है, डेटा सेव होता है, वो क्या कहलाती है, अपनी मेमोरी। जैसे कि अपने मोबाइल फोन में नहीं आती भी गैलरी, तो गैलरी क्या है, गैलरी एक प्रकार की मेमोरी है जहां पर डेटा सेव होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद में आता है अपना यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी आप डेटा को किस में नापोगे।
जैसे कि सपोज आपके पास में कोई सॉन्ग है, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ले यार मेरे को 300 ग्राम गाना दे, तो फिर आप वो सॉन्ग को कैसे नापोगे, कहीं पे तोलोगे थोड़ी। यानी मैं आपसे यही कहूँगा कि भी जो आपके पास जो सॉन्ग है वो कितने एमबी के हैं, कितने जीबी के हैं, ठीक है। तो जो ये एमबी वर्ड है, जीबी वर्ड है, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी डेटा को इनमें नापा जाता है। अगर कोई खाने पीने का कोई आइटम होता है तो उसको किस में नापते हैं, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, उसी में नापते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में डेटा को किस में नापते हैं वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसका एक बेसिक ले, देखो हम कंप्यूटर में कोई भी एक अक्षर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा सपोज जिसको एक अक्षर ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो अपनी भाषा में ये एक ए फॉर एप्पल है, ठीक है। अब कंप्यूटर से क्या मानेगा, एक बिट, एक अक्षर यानी एक बिट। अब मैंने लिखा ए बी सी डी, 4 अक्षर हो गए, तो 4 अक्षर क्या कहलाएंगे, 4 बिट। 4 अक्षर मतलब 4 बिट। फिर मैंने लिखा ई एफ जी एच, 8 अक्षर हो गए, तो ये बन गया अपना 8 बिट, ठीक है। अब जैसे एक नियम होता है, कौन सा नियम, कि जैसे ही 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते ही वो किस में चेंज होता है, 1 किलो में, मतलब जस्ट वो उसके अगली यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में देखो कि सबसे छोटा बिट 8 बिट, ठीक है, यानी 8 अक्षर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बाइट का। जैसे 1000 ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 1 किलो का निर्माण करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में 8 बिट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बाइट का, 1 बाइट का। अब बस आपको यही क्रम आगे से आगे ध्यान रखना है, 1024 बाइट। अब 1 बाइट हो गए, ऐसे कैसे 1024 बाइट होते हैं, तो वो किसका निर्माण करेंगे, एक केबी, किलो बाइट, ध्यान रखना। उसके बाद में 1024 केबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक एमबी, मेगाबाइट, ध्यान रखना। उसके बाद में 1024 एमबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 जीबी का गीगाबाइट। साथ में इनका पूरा नाम भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 1024 जीबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 टीबी का टेराबाइट। 1024 टीबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 पीबी पेंटाबाइट, इसको पेटाबाइट भी बोलते हैं, ध्यान रखना भैया। हाँ, अब इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। 1024 पीबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 ईबी एक्साबाइट, एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 जेडबी जोटाबाइट, ठीक है। 1024 जेडबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 वाईबी योटाबाइट। 1024 वाईबी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 बीबी ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 1 जीबी। देखो ये जीबी अलग है, ये जीबी अलग है, ठीक है, और इस जीबी का मतलब है जियोप बाइट, जियोप बाइट, ठीक है। अपने सिलेबस में यहां तक की मेमोरी का विवरण दे रखा है। अब देखो ध्यान रखो, जैसे एक क्रम होता है कि भाई सबसे छोटा जैसे ग्राम, फिर ग्राम से बड़ा किलोग्राम, अब किलोग्राम से बड़ा मण, फिर क्यूटल, फिर टन, जैसे आगे से आगे ये यूनिट चलती रहती है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कंप्यूटर में डेटा को नापने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो तो हो गई बिट।
8 बिट मिलकर बनाते 1 बाइट, ठीक है। फिर बिट से बड़ा बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी और बीबी, और सबसे लास्ट में होता है जियो बाइट। अब इससे रिलेटेड अपने आरएसएटी में सवाल कौन सा आएगा? देखो इसमें एक तो इस तरह का सवाल बनता है, ठीक है, कि भाई 1 MB बराबर कितने केबी, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कि 1 MB ये रहा, अब 1 MB में केबी कितने, 1024, तो इसका आंसर क्या होगा? 1024। एक तो ऐसा सवाल आएगा। एक सवाल ऐसे आ सकता है, आपको कोई भी 4 नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसकी एक दे दिया केबी, ठीक है, एक दे दिया एमबी, एक दे दिया बीबी, एक दे दिया पीबी, ठीक है। अब सवाल है कि भी जो ये 4 मेमोरी दे रखी है, ठीक है, या तो कि इनमें से सबसे हाईएस्ट, यानी जो इस क्वेश्चन में दे रखी है इनमें से सबसे हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है, या फिर इनको छोटे से बड़े क्रम में जमाओ। तो अगर देखो इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है, ब्रोंटो बाइट, और अगर कहा जाए छोटे से बड़े क्रम में, तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, केबी, ठीक है, केबी से बड़ा कौन है, एमबी, ग्रेटर देन एमबी से बड़ा कौन है, पीबी, पीबी से बड़ा कौन है, बीबी, ठीक है। अपने आरएसएटी में इस तरह के सवाल इसमें से आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी और इनका पूरा नाम, ठीक है। देखो जीबी 2 है, एक का मीनिंग है गीगाबाइट और एक है जियोबाइट। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि भाई डेटा को नापने की जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो है अपनी जियोबाइट। इसके बाद में ये तो हो गया अपना मेमोरी की डेफिनेशन और डेटा को नापना, यूनिट ऑफ मेमोरी। इसके बाद में आता अपना टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। देखो इस चित्र में इसको पूरा सा समझ लेते हैं, ध्यान को। देखो मेमोरी होती है दो प्रकार की, दो कौन कौन सी? फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये भी होती है दो प्रकार की, आप सबने नाम सुना ही होगा, रैम और रोम, ठीक है। रैम होती है दो प्रकार की, एस रैम, डी रैम, ठीक है। और रोम होती है 3 प्रकार की, पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं इसकी हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, SSD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये चीज, ठीक है। अब देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी, ध्यान रखना। प्राइमरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या है? इंटरनल मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम और रोम, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखना। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ध्यान रखना। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? अस्थाई का मतलब कैसे भाई? जैसे हमने कंप्यूटर में कोई काम किया है, कोई भी फाइल बनाई है, ठीक है, और हमने उस फाइल को सेव नहीं किया है और अचानक से किसी कारण से अपना कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट चली गई है, ठीक है, तो हमने जो भी काम किया वो सारा काम भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सेव नहीं होती वो कहाँ सेव होती है? रैम में। इसलिए रैम को क्या बोलते हैं? अस्थाई मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और फिर देखो रैम के जो दो प्रकार के, एस रैम, डी रैम। एस का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी
डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखो इन दोनों में देखो कि इन दोनों में सबसे बेस्ट रैम कौन सी है, तो एस सुपर। ऐसे ही समझाने के लिए कि एस का मतलब मैंने दे दिया सुपर। अब सुपर कौन होता है, जो बेस्ट होता है वही हमेशा सुपर होता है। ठीक है, इन दोनों में से जो सबसे अच्छी रैम है वो कौन सी है, अपने एस रैम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप रोम में। देखो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के बाद में आप उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार डेटा सेव हो गया, ठीक है, तो उसको इरेज नहीं कर, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखो इसमें डेटा का मतलब होता है हार्डवेयर संबंधी चीज़ें। भाई जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, जिसकी ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये पूरा मोबाइल फ़ोन मतलब बन गया। अब बनने के बाद अगर मैं कहूँ कि भाई इसका ये वाला बटन यहाँ से हटाकर यहाँ लाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आता है रैम, मतलब इसमें रोम में, यानी एक बार जो डेटा सेव हो गया वो हो गया, फिर उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसलिए रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। मैं थोड़ी यहां लिखता हूं इधर ना साइड में, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थाई, स्थाई मेमोरी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो रैम होती है अस्थाई और रोम होती है स्थाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। काफी बार ये सवाल आता है कि निम्न में से स्थाई मेमोरी कौन सी है, निम्न में से अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तो रैम हमेशा अस्थाई और रोम हमेशा स्थाई होती है। ठीक है, अब देखो रोम में क्या होता है, जो रोम के इसके अलग अलग प्रकार है। ठीक है, पी रोम मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, देखो यहां पर पी रोम। ठीक है, पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल फिर रीड ओनली मेमोरी। एक आता है ईपी रोम, इस ई का मतलब क्या हुआ, इरेजेबल, इरेजेबल फिर वापस यही पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक आता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली फिर वापस ईपीरोम, ये रहा ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें देखो ये जो फुल फॉर्म है डबल ईपी रोम वाली, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुकी हैं। और ऑप्शंस में यहाँ देखो एक तो यही दिया हुआ होगा इलेक्ट्रिकली वाला, और एक दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक वाला। ठीक है, तो आपको ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरे जो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, आपको डब्ल्यू पी रोम में इस पहले ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, वो वाला सही करना। अब ये तो हुआ अपना प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब क्या है कि भाई इसे जो ये मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इसको सिस्टम के साथ भी रख सकते हैं और सिस्टम से अलग भी रख सकते हैं, सिस्टम से अलग। भाई जिसकी पेन ड्राइव है एक, ठीक है, उसमें कोई अपना डेटा है। अब जब मेरे को उस डेटा की जरूरत हुई तो मैंने वो पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से अटैच किया, डेटा यूज में लिया, वापस पेन ड्राइव बाहर। यानी ऐसी मेमोरी जिसको सिस्टम के साथ भी रख सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं, वो कौन सी हुई, अपनी सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सा आता है, एक आता है अपना हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक आता है FDD, फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एक आता है SSD, सॉलिड स्टोरेज डिस्क। एक आता है CD,
कॉम्पैक्ट डिस्क। एक आता है डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो अपना फ्लोपी होता है, ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम दे रहा हूं, देखो सुनो। जो अपना फ्लोपी डिस्क है, ठीक है, एफडीडी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 1.44 MB। क्या है स्टोरेज कैपेसिटी? स्टोरेज कैपेसिटी, यानी ये पहले यूज आता था एफडीडी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब सीडी, डीवीडी, सीडी का पूरा नाम जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, वापस देख लो एक बार। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब ध्यान रखो, सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है, ध्यान रखना। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। और वहीं डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 4.7 GB। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार आता है सवाल परीक्षा में। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। और इसके बाद में एक और आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ध्यान रखना, एक ब्लू रे डिस्क भी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी, ध्यान रखना, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है मिनिमम 50 GB से लेकर 500 GB जीता, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की जो कैपेसिटी होती है 50 GB से 500 GB तक का डेटा अच्छे से स्टोर हो सकता है। अब इसमें देखो एक चीज और, अब इसमें एक नए तरीके, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी सीडी का पूरा नाम आपने बता दिया कॉम्पैक्ट डिस्क, एक आपसे पूछा जाए कि सीडी आर में आर का मतलब क्या होता है, एक पूछा जाए सीडी आर डब्ल्यू में आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम एक आती डीवीडी, एक आता है डीवीडी, आती है डीवीडी आर, और एक आता है डीवीडी आर डब्ल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो सीडी का मतलब तो पता ही आपको कॉम्पैक्ट डिस्क, वापस लिखता हूं एक बार, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसमें सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। ध्यान रखना कि सीडी आर में आर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल। और वहीं आर डब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसमें सेम कि डीवीडी आर में आर का मतलब तो वही डीवीडी आर का मतलब रिकॉर्डेबल, ठीक है। और आर डब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल, ठीक है। देखो रिकॉर्डेबल का मतलब होता है केवल डेटा एक बार रिकॉर्ड, मतलब डेटा को केवल रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। और रीराइटेबल मतलब एज ए पेन ड्राइव जैसा डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, वापस डेटा को उसमें इरेज भी कर सकते हैं। अब देखो जो ये सीडी और डीवीडी होती है, ठीक है, इनका एक नाम और होता है, इनको आप ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, ऑप्टिकल डिस्क, ध्यान रखना। सीडी और जो डीवीडी होता है उसको क्या बोल सकते हो? ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सीडी और डीवीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि भाई डेटा को सीडी या डीवीडी, डेटा को सीडी या डीवीडी में रिकॉर्ड करना या रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है, रिकॉर्ड करने की प्रोसेसिंग,
क्या कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अभी पेन ड्राइव में डेटा कॉपी, जिसकी पेन ड्राइव में डेटा डालना होता है तो नॉर्मल कॉपी और पेस्ट करने से डेटा चला जाएगा। अब सीडी और डीवीडी में आप डेटा कैसे डालोगे, कॉपी पेस्ट करने से डेटा नहीं जाता, ध्यान रखना। सीडी और डीवीडी में डेटा रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है या जिस तरीके से डेटा रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं बर्निंग, ध्यान रखना। बर्न भी बोल सकते हो या बर्निंग भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, बर्न या बर्निंग। ये सवाल काफ़ी बार अभी हाल ही में पिछले 4-5 एग्जाम में सब में पूछा जा चुका है। सीडी डीवीडी में डेटा को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बर्निंग। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपना एक मेमोरी वाला जो भी टॉपिक है ये भी अपना पूरा हुआ। ठीक है, देखो हमने इनपुट आउटपुट पढ़ लिए, ठीक है, मेमोरी वाला पढ़ लिया, कंप्यूटर के जो प्रकार वगैरह है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद देखो एक और मेमोरी होती है इसके अलावा, इंपॉर्टेंट छोटी सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, ठीक है, देखो कैश मेमोरी का यूज क्या होता है। ठीक है, यानी सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी यूज आती है, कैश मेमोरी। ध्यान रखना, सीपीयू की मेमोरी बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी काम में आती है, अपनी कैश मेमोरी। ठीक है, हाँ आया भाई समझ में अच्छे से, इसको आप अच्छे से रीड करना वापस। और अगर आपको कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो जो अपने इस ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, आप वापस ग्रुप में भी पूछ सकते हो।